वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की क्लास है आपकी। ये सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 की बात करेंगे यहाँ पे। पार्ट 1 आपका अपलोडेड है। यस्टरडे क्लास आपको मिली थी 8 बजे। अब आपकी सेकंड क्लास है जो आपकी अवेलेबल है पार्ट 2। तो सीसीएस के पेंशन रूल साथियों 1972 भी हैं और 2021 भी हैं। तो एक एस्पिरेंट का सवाल था कि सर हमें 1972 करने चाहिए या 2021 करनी चाहिए। तो देखो, करने को तो आप दोनों करो। से पहली बात तो सिलेबस वास्ट है। जब वहाँ पे मेंशन नहीं है तो मेरा मानना है कि जो लेटेस्ट होगा उसको हमें पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम रहता है तो 1972 का भी बेसिकली ब्रीफली हम आपको करवाएंगे। तब तक आप 2021 मेरे हिसाब से रीड करो। ठीक है, अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन 1972 से लेके आए लेकिन 2021 से लेके आए। ठीक है, बट अभी 2021 के ही पेंशन रूल्स को हम रीड आउट करेंगे यहाँ पे। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। देखो, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये आपका रूल नंबर 9 में मैंशनड है। ठीक है, जो आपके पेंशन के रूल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं तो रूल्स नंबर 9 में ये चीज़ मैंशनड है आपकी कि भाई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ की बात करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप किसी कंपनी में एजेंट के तौर पे काम करते हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हो, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, चेयरमैन की पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे या सेक्रेटरी की पोस्ट पे। इस तरह की कोई पोस्टें होती हैं, कोई एजेंट की पोस्ट होती है कंपनी में। अगर आप करते हो एम्प्लॉयमेंट तो इस चीज़ को आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, एक्सेप्शन ज़रूर पढ़ के रखा करो। तो एक्सेप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप देखोगे तो ये आपकी एक्सेप्शन है कि इसका मतलब किसी कॉरपोरेट बॉडी में जो पूरी तरह से या सब्सटेंसिव तरीके से ओन्ड की जाती है या कंट्रोल की जाती है भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा, उसमें आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ मेंशनड है। अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपने कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट करना है तो 1 ईयर पहले आपको मेंशन करना होता है अपने एम्प्लॉयर को। एज सच इस तरह का कुछ आपको मेंशन है जो आपको देखने को मिलेगा जब आप उस पीडीएफ को रीड करोगे। तो पीडीएफ हमारी मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सीसीएस पेंशन रूल 2021। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी कि कमर्शियल अपॉइंटमेंट होती क्या है। अब बात करेंगे हम आपकी कमर्शियल अपॉइंटमेंट में। अगर आप सेंट्रल सर्विस ग्रुप के ए ग्रुप से बिलोंग करते हो तो ठीक है, अगर आप पेंशनर हो सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के, तो आपको क्या करना है, अगर इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है तो 1 ईयर के अंदर अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले आपको बताना पड़ेगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, प्रीवियस जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप वर्किंग हो वहाँ से आपको प्रियर सैंक्शन लेनी है गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है वो फॉर्म नंबर 1 में देनी है। तो होपफुली आप याद रखोगे, फॉर्म नंबर जो 1 है आपका वो किस लिए होता है, एक्सेप्टेंस के लिए होता है कि आप कमर्शियल एक्सेप्टेंस चाहते हो आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको 1 ईयर पहले बतानी होती है, ऐसा मेंशन्ड है इसमें। ठीक है, तो क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो साथियों आगे देखते हैं। अब जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, आपने ये याद रखना है, अब जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। एक तो आपको प्रीवियस परमिशन लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई मुझे ये काम करना है आफ्टर रिटायरमेंट, अगर बात है आउटसाइड द इंडिया की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आउटसाइड द इंडिया आपने कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट करनी है तो आपको क्या करना होगा, प्रियर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह के एम्प्लॉयमेंट की। जो भी परमिशन होगी आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करना है आउटसाइड द इंडिया, वो किसके रूल के हिसाब से होगी वो आपने याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
तो साथियों वो होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा ऑफिस प्रोसीजर में टीओबी बोलते हैं इनको। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स दैट इज़ 1961, परमिशन आपको रिक्वायर्ड होती है, ये चीज़ आपकी इसमें मेंशन की जाती है। ठीक है साथियों, तो आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। क्लियर हो गया ना आपको ये बात जो हमने समझाई है। अब जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको पता चल गया कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अकॉर्डेंस होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम आपको इंस्ट्रक्शन इशू करती है उसके हिसाब से होनी चाहिए। वैसे आपको याद रखना है टीओबी रूल्स के हिसाब से आपकी अकॉर्डेंस होनी चाहिए परमिशन एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द इंडिया। तो साथियों ये क्या है, ये आपकी चीज़ ना चैप्टर 2 है जो हम अभी रीड कर रहे हैं इसका। अभी चैप्टर 3 के बारे में हम आपसे कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस की। तो क्वालिफाइंग सर्विस का हमने चैप्टर 3 में था आपको बताया था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है आपका ये कि काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन लीव, जो आपका रूल नंबर 21 है वो कैसे होता है। जो भी आपकी लीव होती है ना ड्यूरिंग द सर्विस वो पेबल होती है, आपको पता है। और ऑल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो ग्रांट की जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे, आप ये याद रखना कि ईओडी जो होती है आपकी, सॉरी ईओडी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है आपकी, अगर वो मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे है तो वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है। अब देखो ये क्वालिफाइंग सर्विस आपको पता है टोटल सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अलग अलग बेनिफिट है। 5 साल की सर्विस है तो अलग बेनिफिट है, 10 ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो फिर आप रिटायरमेंट लेते हो तो अलग बेनिफिट है, 20 ईयर ले लेते हो तो अलग बेनिफिट है, 30 ईयर्स की सर्विस करते हो तो अलग बेनिफिट है। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेंशन रूल्स में 2021 में। ठीक है साथियों, तो काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ये रूल नंबर 22 है। आपको देखो क्या करना है, इसमें ना बहुत सारे रूल्स हैं आपको पता है। अब सारे के सारे रूल तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन में जैसे पेंशन है, सेंक्शन ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन, क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, आपका बेसिक पे जो हम एमोल्यूमेंट्स और एवरेज एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको अभी सेकंड क्लास में तो नहीं है, नेक्स्ट मॉक में या आपको मैराथन में या उससे पहले पॉसिबल होगा तो ज़रूर क्या कराएंगे, रूल वाइज आपको ये पेंशन रूल पढ़ाएंगे एक क्लास में हम केवल। ठीक है, टोटल रूल है, ब्रीफली आपको समझाएंगे तो फिर आपका इजीली ये पीडीएफ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 22 बात करता है आपके काउंटिंग ऑफ पीरियड्स की जो आपने ट्रेनिंग में स्पेंड की है। क्लियरली मेंशन्ड है ये बात। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग में किया है ना वो आपका कैलकुलेट होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। ये हमने सिंपल तरीके से बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलो अगली बात करेंगे। अगर सस्पेंशन की बात हो, अगर सोचो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो सस्पेंशन के बाद उसके काउंटिंग ऑफ पीरियड करना है, तो ये रूल नंबर 23 में चीज़ बताई गई है। देखो 22 में ट्रेनिंग वाली बात आपको सिंपल ऐसे याद रखना है, 22 में ट्रेनिंग की बात हो जाएगी, 23 में आपके सस्पेंशन की बात हो जाएगी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा आप अपना मत सोचना। ठीक है, समझने वाली बात है ये। तो रूल नंबर 20 आपको याद है लास्ट क्लास में हमने बताया था, जो आपकी काउंटिंग ऑफ सर्विस होती है ना मिलिट्री में, सिविल अभी नेटर में जॉब करोगे, पीजीआई में, एम्स में, कहीं भी जॉब करोगे वो सिविल जॉब है। तो सिविल जॉब से पहले अगर आपने मिलिट्री सर्विस में सर्विस दी हुई है तो वो आपकी काउंटेबल होती है। ये मैंने बताया था, ये रूल नंबर 20 की बात थी। रूल 21 क्या था, रूल 21 था आपका काउंटिंग ऑफ सर्विस स्पेंट ऑन लीव, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। रूल नंबर 22 क्या है, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, काउंटिंग ऑफ सर्विस स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। तो रूल नंबर 23 है ना, वो काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन की बात करता है, ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको बताएं। अब रूल 24 में क्या होगा, जब किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है उसकी सर्विस को काउंट करने वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मेंशन होगा, आपको समझा देते हैं। हाँ ये देखो, टाइम पास्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, रूल नंबर 23 बोलता है, where only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified।
साफ साफ लिखा है साथियों, सस्पेंड होते हो और जो भी आपके ऊपर केस है, जो भी एलिगेशन है, अगर वो अनजस्टिफाइड मिलता है तो वो पीरियड आपका क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। नहीं मिलता है तो नहीं किया जाएगा, याद रखना। या कोई माइनर सी पेनल्टी लगाई गई हो तब भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 23 बोलता है आपका ये बात। ठीक है साथियों, 24 में मैंने बताया अगर डिसमिसल या रिमूवल होता है तो वो चीज़ है। अब आपको पता है डिसमिसल या रिमूवल होता है तो वो सर्विस में काउंट ही नहीं होता। ठीक, अब एक चीज़ है रूल नंबर 25 जो बोलती है आपकी री इंस्टेटमेंट, काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन री इंस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डिसमिस हो जाए या रिमूव हो जाए या कंपलसरी रिटायर हो जाता है तो उसकी जो पास्ट सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस के बेसिस पे ही मिलता है सब कुछ। तो जो पीरियड ऑफ इंटरप्शन रहेगा ना उस सर्विस के बीच में, जब आपको यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस किया या रिमूव किया, वो जो होगा आपका और डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट होगी, तो पीरियड ऑफ सस्पेंशन कुछ भी अगर होता है तो वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने याद रखनी है ये बात। कोई भी ऐसा पीरियड सोचो, जैसे डिसमिसल हुआ, रिमूवल हुआ, है ना, और उसके बाद फिर आपका हो जाता है रीइंस्टेटमेंट, इसके बीच में जो गैप रह गया ना वो आपका नॉट क्वालिफाइंग हो जाता है। ठीक है, वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। ये बात है आपकी रूल नंबर 25 में। अच्छा, रूल नंबर 26 देखते हैं। अच्छा, काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन रीइंस्टेटमेंट, यस। अब साथियों ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आई थिंक जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस होता है, रिमूव होता है या रिटायर होता है सर्विस से, उसको एंटाइटल तो किया जाता है काउंट हिज पास्ट सर्विस। ठीक है, क्लियर है ये बात। सॉरी, पास्ट सर्विस को तो किया जाएगा बट उस पीरियड को, जो पीरियड ऑफ इंटरप्शन है ना, उसको नहीं किया जाएगा बस। ठीक है, तो सिंपली आपने ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, यस वाली भी। ओके साथियों, रूल नंबर 26 बोलता है आपका फोर फीचर ऑफ सर्विस ऑन रेजिनेशन। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना है। ठीक है, खारिज करना, रद्द करना, इस तरह की कुछ होगा। फोर फीचर, तो ये क्या होता है, जब आप रिजाइन कर देते हो, जब आप रिजाइन कर देते हो तो क्या होगा, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर परमिशन के साथ में रिजाइन किया है और उस रिजाइन में मेंशन है कि आप दूसरी जॉब ज्वाइन करोगे तो आपकी सर्विस काउंट होगी। और अगर रिजाइन में मेंशनड नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, अभी भी कुछ भाई हैं जो जिन्होंने एएसओ का फॉर्म फिल किया होगा, जो आज की डेट में एलडीसी यूडीसी हैं, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया होगा तो वो अपनी पास्ट सर्विस को काउंट करा पाएंगे, नहीं किया होगा तो नहीं करा पाएंगे। सिंपल सी बात है, रूल नंबर 26 बोलता है इस बात को। ठीक है साथियों, अब ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अ रेजिग्नेशन शैल नॉट entail forfeiture of past service if it has been submitted with proper permission। कि भाई फोर फीचर जो आपकी सर्विस है उसका बेनिफिट ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपने प्रॉपर परमिशन की बात की हो और उसमें साफ साफ ये मेंशन्ड हो कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही जो दूसरी पोस्ट के लिए, अनदर अपॉइंटमेंट के लिए आप रिज़ाइन कर रहे हो तो आपकी सर्विस काउंट होगी, है ना। आई थिंक ये बात सब बच्चों को पता होगी जो आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस में है। ठीक, अब एक रूल नंबर 29 आ जाता है जो हमें लगा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये होता है डेपुटेशन टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं जैसे बताऊंगा आपको, मेन होते हैं। जैसे आपका IMF होता है, IMF की फुल फॉर्म आप बताओ या मैं बताता हूँ। ये होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, एक आपका IBRD होता है। IBRD क्या होता है आपका, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक आपका ADB होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इंटरनेशनल अच्छी बॉडीज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। या आपका जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो उनका कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट है, CS बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, अगर आप वहाँ पे डेप्यूट होते हो
एज पर रूल 29 इन पेंशन रूल्स, तो क्या होता है, उनको ऑप्ट करना पड़ेगा ऑप्शन। क्या ऑप्ट करना पड़ेगा कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है फॉरेन सर्विस में, जो भी उनकी पे है फॉरेन सर्विस में, उसको वो काउंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, ये ऑप्शन उनको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो जाएगा। एक ये होगा कि नॉट टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सर्विस एंड नॉट काउंट सच सर्विस एज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन अंडर दिस रूल्स। तो ये उनको क्या करना पड़ेगा, ये क्लाउज है, ये उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सोचो, देखो ये वाला साथियों, अगर वो ऑप्ट कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर वो ऑप्ट करते हैं ये पार्ट, यानी सेकंड पार्ट जो ये नीचे वाला है, इस बात को ध्यान से सुनना हो कि भाई हाँ, हमें नहीं करानी काउंट, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, जो भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इस क्लाउज को ऑप्ट करता है, तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने उनको क्या दिए हैं, गवर्नमेंट नहीं, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, जैसे जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है ना पेंशन का, उस टाइम का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपको वापस कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये बात तो आपको पता है, जीपीएफ होता है जिनमें, है ना, पेंशन रूल के हिसाब से। तो जो डिडक्शन हुई होगी वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। अगर आप बेनिफिट ले लेते हो तो रिफंड नहीं करेगी, क्योंकि भाई आपकी क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ेंगे ना उस चीज़ को, है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ उन बच्चों के लिए दोबारा बताऊंगा जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई बताने में। देखो पहला ये है, अगर वो ऑप्ट कर लेते हैं ऑप्शन तो क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ा जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने पे किया होगा पेंशन के लिए गवर्नमेंट को, वो क्या है, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। ये बात है, इसमें रूल नंबर 29 है, डेपुटेशन टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों आपने क्या करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के जो मैंने मेन आपको नाम बताए ना, उनको आप मेंशन करो कमेंट में, ताकि मैं देखूं आपको याद रहता है नहीं रहता है ना, ताकि आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसमें आपका आ जाता है एमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज एमोल्यूमेंट्स। बच्चों शुरू से ही जब हम क्लास कर रहे हैं ना, हम आपको ये बात बताते हैं कि एमोल्यूमेंट्स 31 में है और एवरेज एमोल्यूमेंट्स रूल नंबर 32 में है। तो मुझे पक्का भरोसा है लास्ट क्लास से आपको इतना तो याद हो गया होगा कि आपका रूल 31 डिफाइन करता है एमोल्यूमेंट्स को अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 एंड रूल 32 बात करता है आपके एवरेज एमोल्यूमेंट्स की। ठीक है, अब समझेंगे एमोल्यूमेंट क्या होता है। एमोल्यूमेंट का मतलब होता है बेसिक पे विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज रिसीविंग, कब, इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट। सोचो रिटायरमेंट है आपकी और आपकी बेसिक पे मान के चलना 35,400 पहुंची है उस डेट तक, तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अगर कोई डेथ का केस होता है तो जो उस टाइम पे उनकी बेसिक पे होती है वो आपका एमोल्यूमेंट्स होता है। बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई डॉक्टर है ना उनको एनपीए भी मिलता है, मेडिकल ऑफिसर होता है जो। एनपीए क्या होता है, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस होता है, जो केवल मेडिकल एम्प्लॉय को, मेडिकल ऑफिसर को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी पेंशन अदर सिविल सर्वेंट से ज़्यादा होती है। क्लियर, ये किस लिए दिया जाता है कि भाई उन्होंने कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की, इस तरह से ये मेंशन होता है। तो एमोल्यूमेंट्स हमने आपको समझाया। अब एवरेज एमोल्यूमेंट की साथियों हमने आपको पहले ही बताया था, रूल 32 है, एमोल्यूमेंट्स 31, एवरेज एमोल्यूमेंट्स 32। ठीक है, अब ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि भाई एमोल्यूमेंट्स तो मैंने बता ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक पे प्लस में एनपीए अगर आप मेडिकल हो तो, ये हो गया आपका एमोल्यूमेंट। अब एवरेज एमोल्यूमेंट क्या होता है, तो साथियों रिटायरमेंट से 10 महीने पहले, आपकी रिटायरमेंट मान के चलो नवंबर में है, ठीक है, मान के चलना नवंबर में है, तो लास्ट 10 महीने हो जाएंगे आपके 1 से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, इन 10 महीनों की जो एवरेज होगी आपकी, वही एवरेज एमोल्यूमेंट्स होता है। क्लियर है ना ये बात। तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई एवरेज एमोल्यूमेंट्स में कितने मंथ की जो बेसिक पे है या आपकी सैलरी जो है बेसिक, वो काउंट की जाती है, वो आपकी 10 मंथ की काउंट की जाती है। ठीक है,
अच्छा चलो अब एक ले आते हैं आपके लिए क्वेश्चन जो मिलेगा आपको बाद में और आंसर भी आपको बाद में देना है। एमोल्यूमेंट्स वर्ड है जिसका मतलब होता है बेसिक पे। इसको ना फंडामेंटल रूल्स में भी डिफाइन किया गया है। 1922 होता है ना फंडामेंटल रूल्स। तो फंडामेंटल रूल्स 1922 में भी इनको डिफाइन किया गया है। कौन से रूल में किया गया है, अगर किसी बच्चे ने शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ा है ना फंडामेंटल रूल तो उसको पता होगा, तो वो हमें रूल नंबर मेंशन कर दे अभी कमेंट में, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है मेंशन नोट, थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा और आप सबको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन आ ही गए हैं आपके। एवरेज एमोल्यूमेंट्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ ऑफ एमोल्यूमेंट्स ड्रॉन। तो कितने मंथ का, अब इसको अगर कोई बच्चा भूल गया ना तो मुझे नहीं लगता वो अटेंटिवली क्लास को देख रहा है, पढ़ रहा है। कितने मंथ की बात की गई थी, 12 महीने की, 7 महीने की, 5 महीने की या 10 महीने की? ये हमने लास्ट 10 मंथ की बात की थी ना, तो आंसर हो जाएगा बी। आपने ये याद रखना है, यहाँ पे आंसर आपको शो किया गया है। अब क्या करना है बच्चों, प्लीज़ करके आप क्या करो, अब एवरेज जो आपके एमोल्यूमेंट्स है ना वो आप मेंशन करो हमें कि कौन सा रूल नंबर आपका बात करता है एवरेज एमोल्यूमेंट्स की, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? अ बॉडी कॉर्पोरेट होली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, a body corporate wholly or substantially owned or controlled by the central government, a body corporate wholly and substantially owned or controlled by the central government or state government। हाँ बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से जिसने पढ़ा होगा ना, देखो लाइन ये भी है उसमें, लाइन ये भी है, लाइन ये भी है, लेकिन आप सबको बता दूं पहले दूसरे को कट करोगे ना तो लाइन कंप्लीट इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट तक है वो। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो पूरी तरह से या आधे तरीके से या किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है तो वहाँ पे आपका कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है, ये बात हमने आपको बताई थी। तो बच्चों आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो अलाउड है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी होने वाला है। देख भी लेते हैं, स्क्रीन पे भी आपको आंसर सी शो होता है, ठीक है। तो देखो अभी तक आपकी क्लास चल रही है तरीके से, है ना। इस क्लास में अभी तक आपको क्या आपके रिव्यू रहे, कैसा आपको लगा? आप वीडियो को लाइक करना प्लीज़। जो साथी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी ईमेल आईडी वीडियो के लास्ट में आपको गिवन होगी, उस पर आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर करना। एमोल्यूमेंट्स मीन्स बेसिक पे, थर्ड क्वेश्चन है आपका, एज मेंशन्ड इन डैश ऑफ द फंडामेंटल रूल्स 2022। तो फंडामेंटल रूल आपके 2022 में ये बात की गई है। अब वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पूछी थी, ठीक है। थोड़ी देर पहले कमेंट करने के लिए भी बोला था बच्चों से। तो देखो साथियों आपको क्या करना है, एमोल्यूमेंट्स का मतलब बेसिक पे तो है ही, लेकिन बेसिक पे है वो डिफाइंड है आपकी फंडामेंटल रूल्स। ये 2022 को प्लीज़ आप कट कर लेना, है ना। पीछे भी गलती हुई थी हमसे, ये 1922 है ना शायद, ये देख लेना आप, ठीक है। तो इसका आपने आंसर बताना है कि बेसिक पे को कौन से रूल में मेंशन किया गया है फंडामेंटल रूल्स 1922 में। तो रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 10 ऑफ ए है, रूल नंबर 22A1 है, रूल नंबर 9 ऑफ 21A1 है, कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर आपका डी होगा, यानी कि रूल नंबर 9 का 21 के अंदर जाके ए सब सेक्शन में उसका फर्स्ट पार्ट आपका बात करता है बेसिक पे के बारे में, है ना। बड़ा अंदर की बात है, याद रखना है। 9 के बाद 21, 21 के बाद ए पार्ट और ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनको आप अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए अभी से याद करना शुरू कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है साथियों। चलो अच्छा बच्चों, वीकेंड में मॉक टेस्ट देखने को मिलता है, कोशिश करेंगे कल संडे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है साथियों। बट आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके मॉक की तरह ही काम करते हैं, बट फिर भी कोशिश करेंगे संडे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएंगे। काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंड ऑन ट्रेनिंग इज कैलकुलेटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस इन CCS पेंशन रूल 2021।
तो ट्रेनिंग में जो पीरियड स्पेंड किया होता है क्या वो काउंट होता है या नहीं होता है? साथियों होता है, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ट्रेनिंग में स्पेंड किया पीरियड हो या आपका मिलिट्री में किया हो सिविलियन से पहले, तो आपका जरूर काउंट होगा, है ना। इसीलिए आपको ये रूल पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको याद रहे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, मेनली जो होता है स्टैंडर्ड जो है लगभग 30 ईयर की जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो मानी जाती है। आपका रूल नंबर 42 में ये चीज़ मेंशन्ड है। ठीक है, तो देखो ये 42 में आता है आपका, और 20 ईयर सर्विस पे भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से बन जाती है पेंशन 20 ईयर्स पे भी, वो आपका 43 में मेंशन है। ठीक है, आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, जो 30 ईयर्स वाला है वो आपका 42 रूल नंबर में मेंशन है, और जो 20 ईयर की सर्विस वाला है वो 43 के अंडर मेंशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है रेगुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी। ठीक है, कि भाई पेंशन और ग्रेचुटी आपकी किस तरह से रेगुलेट होती है, क्या पॉलिसीज़ होती है, कितनी अमाउंट ऑफ पेंशन है जो आपको मिलती है इसमें। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पेंशन का जिक्र आपका रूल नंबर 44 में है। तो चलो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 42 में आपका आता है कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। 43 में आपका आता है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर सर्विस, और 44 में आता है कि पेंशन मिलेगी कितनी, दैट इज अमाउंट ऑफ द पेंशन। तीनों रूल आपने याद रखने हैं। ये आपका चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। चैप्टर 7 के अंडर ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है, रेगुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी। ठीक है साथियों, अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर होता है रूल 33 के तहत, 34 के तहत, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है, ये रूल आप पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा ये रूल्स में मेंशन क्या है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आफ्टर कंप्लीटिंग अ क्वालिफाइंग सर्विस नॉट लेस देन 10 ईयर। तो देखो नॉर्मल आपकी 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए अगर आपको पेंशन चाहिए तो। 10 में बन जाती है, 20 में बनती है, 30 में बनती है, इससे अपर भी होती है, लेकिन नॉट लेस देन 10 ईयर आपकी होनी नहीं चाहिए। 10 ईयर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होती है अगर आपने ग्रांट करनी है, पेंशन अवेल करनी है तो। पेंशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो आपका एमोल्यूमेंट्स है ना, अब आप फिर से कमेंट करके बताओगे एमोल्यूमेंट्स कौन से रूल नंबर में मेंशन्ड है, और एवरेज एमोल्यूमेंट्स कौन से रूल नंबर में मेंशन्ड है। शुरू से लेके इस क्लास में आपको यही समझाते आ रहे हैं हम, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो 50% आप कर लो एमोल्यूमेंट्स का। अब एमोल्यूमेंट्स पता है आपको बेसिक पे होती है, और अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो एनपीए भी जोड़ा जाता है। अब बच्चों एनपीए मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, स्लाइड में आप देख भी सकते हो वीडियो में बैक जाके। ठीक है, तो आपने एनपीए, सॉरी नॉट एनपीएस, आपने एनपीए की फुल फॉर्म भी कमेंट करनी है, बिकॉज उनकी पेंशन में क्या होता है आपका बेसिक पे प्लस में एनपीए, ये उनकी पेंशन बनती है किनकी, जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो 50% आपका होता है ये एमोल्यूमेंट्स का और एवरेज एमोल्यूमेंट्स का। एक कंडीशन और याद रखनी है कि भाई देखो मिनिमम पेंशन 9,000 बनेगी और मैक्सिमम पेंशन है जो 1,25,000 बनेगी, ये भी मेंशन है भाई। ठीक है, तो मिनिमम कितनी मिलेगी, 9,000 से कम नहीं मिल सकती और 1,25,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकती, ऐसा इसमें मेंशन है, ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके लिए 3 से 4 सवाल हैं जो लेके आते हैं, आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं साथियों। रिटायरमेंट ग्रेचुटी की अगर बात करो तो ग्रेचुटी क्या होती है, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट पेंशन, बट ग्रेचुटी क्या होती है ये देखो, जो आपके एमोल्यूमेंट्स है ना उनका 1/4 एवरी 6 मंथ में जोड़ा जाता है। जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी होती है वो आपका जो एमोल्यूमेंट्स है ना, बेसिक पे है, जो आप बस ये याद रखो अगर आप सिविलियन हो कि एमोल्यूमेंट्स का मतलब हो गया बेसिक पे। ठीक है, अब जो ये बेसिक पे है इसका 1/4 आपने करना है। ठीक, जब आपको 6 मंथ हो जाएंगे बेसिक पे का एवरी 6 मंथ में 1/4 आपका जुड़ता चला जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस में, जो आपकी ग्रेचुटी बन जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी ग्रेचुटी होती है वो आपके एमोल्यूमेंट्स का
कितना हो सकती है, 16.5%, सॉरी 16.5 टाइम्स, ठीक है। 16:1/2 टाइम्स, यानी 33/2 से आप बेसिक पे को या एमोल्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी ग्रेजुटी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। किसी पर्सन को ग्रेजुटी लेने से भी डिबेयर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, वो आएगा आपका रूल नंबर 48 में, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर किसी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट सर्वेंट को डिबेयर करना है कि उसको ग्रेजुटी ना मिले, वो 48 में होता है। अच्छा, क्या कंडीशन हो सकती है कि ग्रेजुटी ना मिले? अगर कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ में, क्राइम में, मर्डर में, ठीक है, पाया जाता है, तो क्या होगा, जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उनकी ग्रेजुटी को सस्पेंडेड रखा जाता है, ठीक है। मान के चलो आप, कोई आपका नॉमिनी है, नॉमिनी ने ही उस एम्प्लॉय का ऑफेंस ऑफ मर्डर किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो ग्रेजुटी है वो नॉमिनी को मिलनी चाहिए। बट नॉमिनी अगर ऑफेंस में इंक्लूडेड है, तो जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती इस फेवर में, तब तक वो क्या करेंगे, डिबेयर रखेंगे उस एम्प्लॉय को, नॉमिनी को, कि भाई आपको रूल 48 के थ्रू नहीं दी जाएगी ग्रेजुटी, ठीक है। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। तो ग्रेजुटी का आपको पता ही है ना, ग्रेजुटी कौन से सेक्शन में, रिसीविंग ऑफ ग्रेजुटी, अगर ग्रेजुटी की बात करें तो ये आपका रूल नंबर 47 के अंदर आता है। और 48 क्या बोलता है कि भाई आपको डिबेयर भी किया जा सकता है, आपको ग्रेजुटी से वंचित रखा जा सकता है, ठीक है साथियों। अच्छा, लैप्स भी होती है क्या रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी? बिल्कुल लैप्स होती है। कब लैप्स होती है? जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डाई होता है, या रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद, अगर उसने कोई नॉमिनेशन नहीं डाला ना, तो किसी को पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, ठीक है। और नॉमिनी जो मेड है, या वो सबसिस्ट नहीं करता, भाई पहले तो एक नॉमिनी बनाया ही ना हो, दूसरा ये कि नॉमिनी बनाया हो लेकिन वो सबसिस्ट नहीं करता, तो भी क्या होगा, ग्रेजुटी के जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी है, डेथ ग्रेजुटी है, वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स का मतलब क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है जो उनके पास ही होल्ड रहेगी, उनके पास ही रहेगी, वो किसी को वो ग्रांट नहीं कर पाएंगे ये चीज़, ठीक है। फैमिली पेंशन रूल 50 में बात की जाती है। आप देखो हर एक चीज़ को याद रखोगे, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम एवरी क्लास में थ्योरिटी के साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको जरूर करवाते हैं। तो फैमिली पेंशन हो जाएगा आपका रूल नंबर 50। तो एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑफ अ मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर या फैमिली पेंशनर, देखो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिस हो जाता है, या वो पेंशनर हो या वो फैमिली पेंशनर हो, तो भी क्या होगा, तो जो फैमिली को दी जाएगी भाई पेंशन, तो रूल 51 में ऐसा मेंशन होता है, ठीक है। 52 क्या बोलता है? 52 आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीआर। जैसे देखो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है डीए, सिंपल उनको डीआर मिलता है। डीए क्या होता है आपका? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये आपका डियरनेस रिलीफ बोलते हैं इनको। तो ये पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों पे मिलता है। किस लिए मिलता है? इसका मतलब है रिलीफ अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यानी प्राइस राइज की वजह से ये दिया जाता है, इसी को बोला जाता है आपका डियरनेस रिलीफ, ठीक है साथियों। रूल 52 में बात की जाती है, 51 में मिसिंग एम्प्लॉय की बात की जाती है फैमिली पेंशन की, और रूल 50 में फैमिली पेंशन आपका सारा आ जाता है, ठीक है साथियों। आपने ये चीज़, ठीक है साथियों, आपने ये चीज़ याद रखनी है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू रिटायरमेंट, लिस्ट बनाई जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की जिनका रिटायरमेंट होना है। जैसे आज मई, आपका मान लो आज अप्रैल, आपका जून स्टार्ट हो गया, तो मान लो जिनकी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में ड्यू है, उनकी क्या है, एक रिटायरमेंट की लिस्ट बनाई जाती है। तो हर एक एचओडी क्या करता है, उस लिस्ट को प्रिपेयर करता है कि 15th डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, ताकि विद इन नेक्स्ट 15 मंथ में ऑफ दैट डेट ये चीज़ डिस्क्लोज की जा सके, ठीक है साथियों। स्टेज क्या होंगी? देखो पेंशन आपने अवेल करनी है, मान लो पेंशन, तो पेंशन कैसे करनी है, क्या कंडीशन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, तो वो रूल 57 में है। क्या है रूल 57 में? आपको 3 स्टेजेस हम बताएंगे। 3 स्टेजेस में फर्स्ट होगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस,
यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या क्वालिफाइंग सर्विस बनाई जाएगी। 10 साल की हो, 20 की हो, 30 की हो, उसके हिसाब से बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। दूसरे पॉइंट पे देखा जाएगा मेकिंग गुड द ओमिशन इन सर्विस बुक, कि भाई सर्विस बुक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, हर चीज़ कैलकुलेट करी जाएगी, कोई इनका रिकॉर्ड में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से फैमिली पेंशन या पेंशन में दिक्कत आएगी, तो वो सारे के सारे ओमिशंस को ठीक किया जाता है, देखा जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में ये होगा जैसे ही सेकंड स्टेज कंप्लीट होगी, ठीक है, वैसे ही लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेड ऑफ द ऑफिस बताता है कि भाई आपकी इतने साल की लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस बनती है। कब बताना है आपको, 8 महीने पहले कम से कम बताना पड़ेगा ड्यू टू जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ठीक है, उससे कम नहीं चलेगा। आप ये नहीं 2 महीने पहले उनको बोलोगे कि आपकी ड्यू डेट जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 24 ईयर्स है, तो इस हिसाब से बेनिफिट मिलेंगे। आपको 8 महीने पहले ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। तीनों की तीनों स्टेज होपफुली आपको समझ में आई होगी। 57 में आपकी स्टेजेस ऑफ सुपर एनुएशन की बात करते हैं, रिटायरमेंट की। ठीक है, हर एक एचओडी जो है लिस्ट बना के भेजता है, ये 15th डे ऑफ एवरी मंथ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करेंगे भाई थ्योरी के बाद में एमसीक्यू की। अब जो बच्चे अटेंटेटिवली क्लास देख रहे हैं, ध्यान उनका यही है, फोकस उनका यही है, वो आंसर करेंगे ऐसे फटाक से। रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विसेज मेंशन्ड इन सीसीएस पेंशन रूल 2021 इन। बताओ भाई, रिटायरमेंट जो 30 साल की है वो कौन से रूल में बात की गई है, तो आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ये है रूल 42। 43 अभी से बता देता हूँ, 20 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, 30 साल वाली 42 के अंदर आ जाती है, बस इतना याद रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अमाउंट ऑफ पेंशन की बात किस में की जाती है, 43 में, 44 में, 45 में, 46 में, ये बात होती है आपकी 44 के अंदर। तो रूल 44 में आपका बताया जाता है कि अमाउंट ऑफ पेंशन है वो आपका 50% ऑफ द एमोल्यूमेंट्स होता है, 9000 से कम नहीं हो सकता, 1,25,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं हो सकती मंथली। ठीक है, ऐसा इसमें मेंशन्ड है। क्लियर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज देन रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुटी लैप्स हो जाती है। भाई लैप्स तो होती नहीं, वैसे तो पेंशन मिलती है, किसको मिलती है, फैमिली को मिलती है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम फैमिली पेंशन। ठीक है, बट वो लैप्स किस केस में होगी, जब नॉमिनेशन आप कोई फिल नहीं करोगे, या नॉमिनेशन तो मेड किया आपने लेकिन वो जो आपका नॉमिनी है वो सब्सिस्ट ही नहीं करता है। तो ये बात थोड़ी देर पहले बताई होगी बच्चों आपको, तो आप सबको पता है आंसर में मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। इसको हम कट करेंगे और आपको बताएंगे आंसर होगा सी, यानी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा, बोथ, यानी दोनों के दोनों ए और बी होंगे। जब हम पीडीएफ आपको शेयर करेंगे प्लस मेंबर ग्रुप पे, है ना, तो ये चीज़ हम आपकी सही करके भेजेंगे। 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको। 23 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आज से 1 जून स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 23 जून का मैं तो यही कहूँगा 22 दिन से भी कम का टाइम आपके पास रह गया है। तो प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, मॉक टेस्ट को देखिए प्लस टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सीरीज़ आपकी अवेलेबल होने वाली है आने वाले टाइम में। एक बार बस ये पीडीएफ्स हैं जो आपकी वो बेसिकली हम कंप्लीट करते हैं। वैसे सिलेबस इतना वास्ट है, एक पीडीएफ के पीछे हम ज़्यादा नहीं लग सकते। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को। कांटेक्ट करना है तो mannatofficial14@gmail पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून एंड स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू।